तो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। ये देखो, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिसिजन रिकॉल क्या होता है, प्रिसिजन रिकॉल कर्व देखा था, आरओसी कर्व देखा था, और अप्रोप्रिएट प्रिसिजन रिकॉल ट्रेड ऑफ को सेलेक्ट करना है, कैसे करना है वो भी देख लिया था कि कैसे अप्रोप्रिएट प्रिसिजन रिकॉल कर्व ट्रेड ऑफ को सेलेक्ट करें। और भी क्या क्या देखा था, आरओसी कर्व भी देख लिया था। और भी देखा था कि एक आरओसी कर्व में ये वाला चीज़ देख लिया था, रिकॉल वर्सेस फॉल आउट देखा था, अप्रूव्ड ये सब थ्रेशोल्ड चेक भी किए थे हमने। और कई सारे मॉडल को का भी आरओसी कर्व देखा था, प्रिसिजन रिकॉल कर्व देखा था कि कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म करता है। तो इस क्लास में देखेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस क्या है? तो एरर एनालिसिस का गोल ये है कि to determine which type of error our model is making and then work on approaches to reduce these error to improve the model performance। मतलब कि अगर आपके पास एक मॉडल आ चुका है, अब आपको अगर मॉडल को का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, मॉडल को इम्प्रूव करना है कि वो अच्छा प्रेडिक्शन करे, इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो हम क्या करते हैं हम कि चेक करते हैं कि मॉडल कैसा कैसे टाइप का एरर रेज कर रहा है। और फिर हम सोचते हैं कि अब इस एरर का क्या कर सकते हैं, इस एरर को कैसे रिड्यूस किया जाए कि अपना मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो ये एरर एनालिसिस का गोल होता है। एरर एनालिसिस करते कब है? सपोज ये आपका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होता, तो आप क्या करते हैं? तो ये सपोज रियल वर्ल्ड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है, ये आपका क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होता? पहला स्टेप होता डेटा प्री प्रोसेसिंग होता, डेटा डेटा प्री प्रोसेसिंग। फिर आप क्या करते? अ, फिर आप बहुत सारे मॉडल ट्राई करते, ट्राई आउट मल्टीपल मॉडल, मल्टीपल मॉडल, और उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट करते हैं आप कुछ प्रॉमिसिंग मॉडल, SHORT शॉर्ट लिस्ट प्रॉमिसिंग मॉडल, फ्यू प्रॉमिसिंग मॉडल, फ्यू प्रॉमिसिंग मॉडल, प्रॉमिसिंग मॉडल। फिर जो कुछ आपके ने शॉर्ट लिस्ट प्रॉमिसिंग मॉडल, जो भी प्रॉमिसिंग मॉडल है, 2-3 आपने 10 मॉडल पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर आप उसमें से 2-3 मॉडल उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि ये अच्छे मॉडल हैं, इनको आगे लेके जाना है। उसके बाद क्या करते हैं, इन सब प्रॉमिसिंग मॉडल पे क्या करते हैं आप, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं इन सब मॉडल पे। उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद में जो आपका मॉडल बेस्ट परफॉर्म करता, उसको बोलते हैं कि हाँ, आप बेस्ट परफॉर्म मॉडल उसमें से निकाल लेते हैं कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है, परफॉर्मिंग मॉडल रेडी टू लॉन्च। आप अब रेडी टू लॉन्च होते हैं, रेडी टू लॉन्च। अब आप रेडी हो इस बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को लॉन्च करने के लिए। उससे पहले जैसे कि आपका बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल अब आपके पास आ चुका है, अब उससे पहले आप देखोगे, जैसे कि इसका परफॉर्मेंस आपने चेक किया, तो आपको लग रहा है कि 95% इसमें एक्यूरेसी है, इसके पर 95% एक्यूरेसी है इसके प्रेडिक्शंस में। तब क्या करते हैं आप चेक करते, तो क्या अब इसको भी बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को भी क्या इंक्रीज किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज और किया जा सकता है क्या? तो इसके लिए यहाँ पे एरर एनालिसिस काम में आती है। तो एरर एनालिसिस अब करते हैं, जब आपके पास बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल आ जाता है, उसके बाद में आप एरर एनालिसिस करते हैं।
पहले भी कर सकते हैं लेकिन जनरली एरर एनालिसिस बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल पर ही करते हैं। जब हम रेडी टू लॉन्च, जब वो मॉडल हम अब लॉन्च कर देना चाहते हैं, उससे पहले एरर एनालिसिस करते हैं कि और थोड़ा इम्प्रूव कर दें इसके परफॉर्मेंस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एरर एनालिसिस का गोल भी यही है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और अपना मॉडल किस टाइप का एरर रेज कर रहा है, किस टाइप का एरर बना रहा है, उस एरर पे काम करना, सोचना कि वो एरर कैसे रिड्यूस करें, जो क्लासिफायर एरर दे रहा है, किस टाइप का एरर दे रहा है, वो रिड्यूस कैसे करें। तो ऑटोमैटिकली ऐसे अपना मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये रोल प्ले करता है अपना एरर एनालिसिस। तो इफ कॉमन फर्स्ट का एक तो 2-4 अप्रोच कॉमन होते हैं। पहला कॉमन अप्रोच है किसी भी क्लासिफायर के लिए एरर एनालिसिस पहला अप्रोच है क्लासिफायर फर्स्ट अप्रोच ऑफ एरर एनालिसिस इज पहला अप्रोच क्या है? टू एनालाइज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। पहला अप्रोच हमेशा यही रहता है। इसको मैं मार्कडाउन में चेंज कर देता हूँ। मार्कडाउन में नहीं एनबी ही में ही कर रहने देता हूँ। टू एनालाइज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम एरर एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किस इससे पता लग जाएगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को एनालाइज करने के बाद हमको पता लग जाएगा कि अपना क्लासीफायर कैसा एरर कौन से टाइप का एरर बना रहा है मेक कर रहा है। तो उससे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये सब आपने कर लिया है। आपके डेटा प्री प्रोसेसिंग मैं मान रहे हैं अपन सपोज़ कर रहे हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कर लिया है, उसके बाद बहुत सारे मॉडल ट्राई आउट कर लिया और कुछ शॉर्ट लिस्ट मॉडल भी कर दिए, उसके साथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर दी। अब आप अपने पास क्या है बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है। चलो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग और मॉडल मैं बना लेता हूँ, इसके ऊपर ही बनाता हुआ ना। तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्मिंग एसटीडी मॉडल को मान लेता हूँ कि यही मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है था। अभी मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी वो लास्ट फाइल में था, तो उसमें से इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो एसटीडी सीएलएफ से बनाता हूँ। सीएलएफ इज इक्वल टू एसटीडी क्लासीफायर मैंने किया है क्या? एसटीडी क्लासीफायर और इसका रैंडम स्टेट को मैं 2 सेट कर देता हूँ। एसटीडी सीएलएफ को ट्रेन भी कर देता हूँ। एसटीडी सीएलएफ को ट्रेन भी कर देता हूँ। फिट एक्स ट्रेन देन वाई ट्रेन मैंने फिट कर लिया। अब एसटीडी को ट्रेन करने के बाद अपने पास मान लिया कि यही मॉडल है, अपन ने सब कुछ कर चुके हैं अपन। ये सब कर लिया है अपन ने। डेटा प्री प्रोसेसिंग कर उसका मल्टीपल मॉडल टारगेट कर दिया और अपना आप ये मान लेते हैं कि एसटीडी मॉडल अपना बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है बहुत सारी चीज़ें करने के बाद। तो चलो इसको ट्रेन होने दो। इसमें इसको ट्रेन होने में टाइम क्यों लग रहा है? ये तो छोटा-सा है। लीनियर मॉडल को ट्रेन होने में इतना टाइम लेने लग जाएगा। तो चलो पॉज़ करने कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो फाइनली अपना मॉडल ट्रेन हो गया है। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन इतना टाइम नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी मेरी पीसी में। तो मैंने क्या किया था, मैं एरर एनालिसिस देख रहा था और मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने इसके साथ बहुत सारे मॉडल सेलेक्ट किए हैं। ये सब मैंने प्रोसेस फ़ॉलो किया है। फिर मुझे एचटीसी जो सीएलएफ है, ये मॉडल है, वो बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है। मैं मान सपोज़ कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मॉडल ट्राई किए, बहुत सारे कर लिए, लेकिन असली में किए नहीं, बस सपोज़ कर रहा हूँ कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है। अब मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ, एसटीडी क्लासिफ़ायर को लॉन्च करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा एरर एनालिसिस करूँगा कि ये किस टाइप का एरर बनाता है, मेक करता है, रेज करता है, किस टाइप का रेज नहीं मतलब बनाता है, मेक करता है। उसके बाद उसके बारे में सोचूँगा भी, सोचूँगा कि इस एरर को कैसे रिड्यूस किया जाए और उस पे मैं काम करूँगा और रिड्यूस कर दूँगा, इससे मेरे मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं चलो
करते हैं इसको। तो मेरा ये एसटीडी क्लासिफ़ायर है, ये एसटीडी क्लासिफ़ायर है, तो सबसे पहले इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एनालाइज़ करना पड़ेगा मुझे कि इससे क्या पता चलेगा ये किस टाइप का एरर रेज़ करता है। चलो इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एनालाइज़ करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वाई ट्रेन चाहिए और इसके प्रेडिक्शंस भी चाहिए। तो प्रेडिक्शंस हम किससे निकालेंगे? आउट ऑफ सैंपल प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं। तो वाई प्रेड यहाँ लिख देता हूँ, प्रेड इज इक्वल टू क्रॉस वेल प्रेडिक्ट का पहला आर्गुमेंट क्या होता है? क्लासिफायर एसजीडी क्लासिफायर सीएलएफ देन एक्स ट्रेन देन वाई ट्रेन देन how many fold you want, cv is equal to 3 I want, then I want to see also what are wordpress, तो इसमें भी और टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एनालाइज करता हूँ, वो तब तक प्रिडिक्शन करता रहेगा। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को एनालाइज करने के पहला मेथड है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करना। कहाँ से कॉल करेंगे? हम एसक्यूएल लिए rm डॉट मैट्रिक्स कोड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो ये चीज़ मैंने पहले ही इंपोर्ट कर रखी है ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रखी है रिक्वायर मॉड्यूल, और ये मैंने डेटा सेट को भी लोड कर रखा है और इसका सेटिंग भी कर रखा है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को का स्कोर चेक करता हूँ। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, कि कैसे निकालेंगे इसको? पहले कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखो, फंक्शन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वाई ट्रेन पहला आर्ग्यूमेंट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रेडिक्शंस रेड, पहला आर्ग्यूमेंट ट्रू ट्रू लेबल्स और दूसरा प्रिडिक्टेड लेबल्स, और इसको मैं सीएम में स्टोर कर देता हूँ, सीएम वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद क्योंकि अब मुझे देखना भी है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, तो ये पाइथन नोटबुक सीएम नीचे लिख देता हूँ जो पाइथन नोटबुक में, तो अपने आप ये बता देगा। तो अब तक प्रेडिक्शंस नहीं किया है, मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं पॉज कर लेता हूँ तब तक। तो फाइनली इसके प्रेडिक्शंस भी आ चुके हैं, तो अपन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ला भी सकते हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड इवन इफ यू ऐसे बस। तो ये आ गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अपने पास इतना सारा। तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है? ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये तो करेक्ट प्रेडिक्शंस है, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये रॉन्ग प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है? 10 इंटू 10 100 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वैसे, कि एनालाइज कैसे करें, एरर कैसे, पहले मतलब एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, उसके नंबर को देखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए एस्केलान के पास क्या है, एक और क्लास है, एक और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को विजुअली अपीलिंग वे में प्लॉट करने वाला क्लास है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे बस फ्रॉम एस्केलर्न एक क्लास को इंपोर्ट करो, फ्रॉम एस्केलर्न डॉट मैट्रिक्स मैट्रिसेस इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले, क्योंकि ये पहले ऊपर मैंने कर रखा है, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना।
तो अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को अपन देखते हैं क्या है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले। और इसमें भी सेम पैरामीटर्स पास करते हैं। वाई ट्रेन और वाई प्राइड पास अपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी एम डी लिख देता हूँ। इसको मैंने सी एम डी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आप सी एम डी यहाँ पे मैं चेक भी कर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अच्छा है यहाँ पे आपको एक और चीज़ करना पड़ेगा डॉट फ्रॉम प्रिडिक्शंस। तो अब इसको एंटर करो। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाए पी एल टी डॉट शो को एग्जीक्यूट करने के लिए की ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि मेरा मैटप्लॉटलिब इनलाइन ऑन है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये वाला इमेज नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप पी एल टी डॉट शो एग्जीक्यूट करवा दोगे तो आपका 100% आएगा ही आएगा वो। तो अब इस ये इमेज आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपील भी कर रहा है कुछ, विजुअली अपीलिंग वे में है ये अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे एलिमेंट बहुत सारे ब्राइट एलिमेंट कहाँ पर है? डायगोनल में है। और क्या साइड वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उसमें कुछ है ये, कुछ एरर्स है ना? नॉन डायगोनल एलिमेंट में एरर्स है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि ये आप इस 5 क्लास को देखो। 5 क्लास नहीं तो आप 9th वाले क्लास को देखो। जो 9 वाला क्लास है, वो 9 वाला क्लास 9 में कितनी बार क्लासिफ़ाई हो रहा है? वो सबसे डार्कर क्लास है। तो ये डार्क किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन कम है। तो ये नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन कब-कब कम हो सकते हैं? या तो आपका जो 9 टारगेट है, जो 9 क्लास है, उसका पहले ही नंबर ही कम हो, कम इमेजेज़ हो। जैसे कि अगर एक ही इमेज होता और उसको भी वो करेक्ट क्लासिफ़ाई कर देता, तब तो ये बिल्कुल डार्क हो जाता। तो हम सोचते कि यहाँ पे 9 का प्रोजेक्शन ही खराब है, गलत कर रहा है, यानी 9 के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब तो अपन को ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन ब्लर इन्फॉर्मेशन देता, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इमेजेस करेक्ट प्रेडिक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। और नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ करेक्ट इमेजेस ऑफ 9। अब क्या करें? अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको हर एलिमेंट को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? नंबर ऑफ इमेजेस से डिवाइड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस से डिवाइड कर सकते हैं। तब अपने पास परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने परसेंटेज करेक्ट प्रेडिक्शन किए गए हैं ईच क्लास के। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए अपन को एक पैरामीटर सेट कर दो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसमें ही एक पैरामीटर आप सेट कर दो। कौन सा? नॉर्मलाइज़ इज़ इक्वल टू नॉर्मलाइज़ इज़ इक्वल टू नॉर्मलाइज़ इज़ इक्वल टू ट्रू। ट्रू वो बूलियन वाला ट्रू नहीं, इसमें आपको स्ट्रिंग वाला ट्रू सेट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग डेटा सेट वाला डेटा टाइप वाला सेट करना पड़ेगा। तो अब ये सेट करने पे ये क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में देने लग जाएगा डेटा कि कितने परसेंट 9 कितने परसेंट बार 9 में ही क्लासिफाई हुआ है करेक्टली। तो ये इसको क्या बोलेंगे कि नॉर्मलाइज़ अगेंस्ट रो। ईच रो के अगेंस्ट नॉर्मलाइज़ हो गया है। जैसे कि टोटल क्लासेस 9 के कितने एक्चुअल लेबल्स तो ये है ट्रू वाले लेबल। तो टोटल लेबल्स कितने कितने हैं? 9 के 33 प्लस 18 ये टोटल लेवल इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल लेवल ये आ जाएँगे। और अपॉन टोटल लेवल सब एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा इन सब का। तो ये जस्ट ये करता है जितने भी ट्रू इमेजेस हैं या एक्चुअल लेबल्स है उससे नंबर ऑफ एक्चुअल लेबल से डिवाइड कर देता है। तो नॉर्मलाइज अगेंस्ट रो हो जाएगा ये। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो कैसा आता है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा हमको। ऐसे सब ओवरलैप हो गया है नंबर्स। तो क्योंकि ये वैल्यू किस में दे रहा है? फ्रैक्शन में भी दे रहा है।
तो इसका कुछ वैल्यू फॉर्मेट भी अपन डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो परसेंट वैल्यू फॉर्मेट हाइपर पैरामीटर को आप इस वक़्त सेट कर दो, पॉइंट डेसिमल या 0.0% में सेट कर दो। तो ये क्या करेगा कि ये परसेंटेज में देने लग जाएगा विदाउट डेसिमल पॉइंट के। तो इसको एंटर करो। तो ये देखो आपके पास आ गया है। तो अब थोड़ा और ठीक लग रहा है। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी कि ये जो ज़ीरो क्लास है वो 95% बार करेक्ट क्लासिफ़ाइड हो रहा है। ज़ीरो का जो भी इमेज है 95% बार करेक्ट क्लासिफ़ाई हो रहा है और 1% बार 2 में क्लासिफ़ाई हो रहा है और 1% बार 5 में क्लासिफ़ाई हो रहा है और 1% बार 6 में क्लासिफ़ाई हो रहा है और बाकी अदर में बाकी जो 4 और क्लास है उसमें टोटल मिला के कितने परसेंट क्लास 2% क्लासिफ़ाई हो पा रहा है। तो इस ज़ीरो क्लासिफ़ायर के लिए ज़ीरो इमेज के लिए क्या प्रॉब्लम है? एक तो 2% प्रॉब्लम है और एक तो 5 वाला प्रॉब्लम है, एक 6 वाला प्रॉब्लम है। ये यानी कि ज़ीरो इमेज किसके साथ ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो रहा है? 2 के साथ कन्फ्यूज़ हो रहा है, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है और बाकियों के साथ कम कन्फ्यूज़ हो रहा है। नहीं, ये भी है 1% तो इन सब के साथ कन्फ्यूज़ हो रहा है और इसके साथ तो कन्फ्यूज़ भी नहीं हो रहा है। ज़ीरो किसी भी ज़ीरो इमेज को ये 1 में क्लासिफ़ाई नहीं कर रहा है। तो ये एक मार्कडाउन आपको पता चल जाएगा। वैसे ही आप सारे क्लासेस का देख लो कि ये 1 क्लास 0 क्लास में एक भी बार नहीं हो रहा है। 95% 1% 1%। अब यहाँ पे आप जब आपने देख लिया ये छोटे-मोटे बात, अब आप ये देखो, जो 3 है वो 7% बार मिसक्लासिफ़ाई हो रहा है 5 के साथ। यानी जितने भी अपन जैसे कि 10 इमेजेस डाले मैंने, 100 इमेजेस डाले क्लासिफ़ायर को प्रेडिक्ट करने के लिए 3 के इमेजेस, तो उसमें से 7% बार ये मिसक्लासिफ़ाई कर रहा है इसको 5 में, 3 को 5 में मिसक्लासिफ़ाई कर रहा है अपना क्लासिफ़ायर 7% बार। इसका मतलब ये हुआ, तो ये मार्कडाउन में डाल देना कि 7% बार ऐसे मार्कडाउन बनाना है। एक-एक मार्कडाउन भी बनाना पड़ता है यहाँ पे इसी में ही, मार्कडाउन। ये आपको बाद में पता चले तो उसपे वर्क भी तो करना है कि ये कैसे रिड्यूस करेंगे उस एरर को। मार्कडाउन, पहला मार्कडाउन कि 3 misclassified, 3 is being misclassified to 7% time, to 5 7% time, सॉरी। तो और भी देखो, अब 3 ये आप देख सकते हो 8 के साथ 4% टाइम मिसक्लासिफाई हो रहा है और 4 को चेक करेंगे तो ये 4 9% 4 भी मिसक्लासिफाई हो रहा है यहाँ पे 9। 5 को देखें तो ये 3% टाइम यहाँ मिसक्लासिफाई हो रहा है और 7 के देखें तो 1% टाइम मिसक्लासिफाई हो रहा है। 8 को 8 5 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है और 9 4 के साथ मिसक्लासिफाई ज़्यादा हो रहा है और 7 के साथ मिसक्लासिफाई ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे 7 9 के साथ बहुत ज़्यादा मिसक्लासिफाई हो रहा है। तब अब क्या करें? ये सब आप मार्क डाउन कर लेना। अब आप चाहते हो कि आप सिर्फ़ एरर देखो। ये जो करेक्ट प्रेडिक्शन है उसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ। एरर कैसा मेक कर रहा है और कितने परसेंट में एरर कौन-सा कर रहा है। तो आप इसको सैंपल वेट दे दीजिए। करेक्ट सैंपल वेट को 0 कर दीजिए और बाकी को कुछ वेट दे दीजिए। बाकी एरर्स को वेट दे दीजिए और स करेक्ट अगर प्रेडिक्शन है तो वेट 0 कर दीजिए तो कुछ अलग तरीका से आएगा। तो कैसे वेट 0 कर दे सकते हैं इसको? तो वही पहले वेट्स डिफाइन कर देते हैं। मार्कडाउन आपको लिखना ही है, तो मैं प्लस करके आता हूँ। तो पहले तो मैं वेट्स डिफाइन करता हूँ। सैंपल वेट्स मैं चाहता हूँ कि अपने सैंपल वेट अगर करेक्ट प्रेडिक्शन है तो 0 हो और नहीं सही प्रेडिक्शन है तो कुछ ना कुछ वेट्स हो। तो सैंपल वेट्स में अगर मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन है यानी कि वाई प्रेड है, वाई प्रेड इज इक्वल टू प्रेड नॉट इक्वल टू वाई ट्रू, मतलब जब नॉट इक्वल टू वाई ट्रू हो जाएगा तब क्या होगा? इक्वल नॉट इक्वल टू वाई ट्रू मतलब जब अगर ट्रू आपका प्रेडिक्शन नहीं होगा तो वो क्या किस में दे देगा?
ट्रू कर देगा और प्रिडिक्शन अगर फॉल्स होगा, अगर प्रिडिक्शन करेक्ट होगा तो उसको फॉल्स में चेंज कर देगा। नॉट इक्वल टू होगा तो मतलब प्रिडिक्शन अगर गलत होगा तो ट्रू में और प्रिडिक्शन अगर सही हुआ तो फॉल्स में। इसका मतलब यही हुआ। तो सैंपल वेट 0 हो जाएगा किसके लिए? करेक्ट प्रिडिक्शन के लिए। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0 और 1 किसके लिए हो जाएगा? फॉल्स। तो यही तो मैंने सैंपल वेट डिफाइन कर दिया। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है? व्हाई ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। व्हाई ट्रू नहीं है, व्हाई ट्रेन है, सॉरी, व्हाई ट्रेन। तो यहाँ पे आ जाता है। अब सैंपल वेट्स मुझे देना है। सैंपल वेट्स तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में एक सैंपल वेट्स पैरामीटर को सैंपल वेट से असाइन कर लो, वेट से असाइन कर लो। तो सैंपल वेट्स हाइपर पैरामीटर को मैं किससे असाइन कर रहा हूँ? इस वाले सैंपल वेट्स से। तो सैंपल वेट्स में इसको दे देता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये क्या देता है। तो आप देख सकते हो जिस करेक्ट प्रेडिक्शन को इसने 0% वेट दे दिया है, तो सारे डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो गए हैं, है ना? ये देखो, आप सारे डायगोनल एलिमेंट देखो, ये सब 0 हो गए हैं। और इसमें अब ये 21%, 17%, 16% ये क्या बता रहा है? तो इसको कैसे रीड करेंगे? तो ये 20% क्या है, 21% क्या है कि अगर अपना क्लासिफायर 0 के साथ टोटल एरर का 0 के साथ जितने भी टोटल एरर हो रहा है 21% 2 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है। 21% मतलब 21% 0 2 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है। 17% एरर 5 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है। 16% एरर 6 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है। 23% एरर 8 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है। 11% एरर 9 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है क्लास 0 के लिए। वैसे ही ये देखो, बिल्कुल ब्राइट चीज़ दे जगह देखो, ये एकदम ब्राइट है। मतलब जो 7 है वो मिसक्लासिफाई हो रहा है। अगर मिसक्लासिफाई हो रहा है तो 58% टाइम 9 के साथ मिसक्लासिफाई हो रहा है। टोटल 58% 9 नहीं। अगर मिसक्लासिफाई हो रहा है तो टोटल एरर का 58% एरर वो 9 के साथ कंफ्यूज हो रहा है। टोटल एरर का 58% एरर, ये सब टोटल एरर का 58% है, ना कि प्रिडिक्शंस का, ना कि टोटल प्रिडिक्शंस का। केवल एरर्स का 58% एरर सिर्फ ये है। तो वैसे ही अपन सारे मार्क कर देंगे कि 58% एरर 7 का 58% एरर तो 9 ही है। उसके बाद क्या है? 12% एरर 4 है। तो इसको हमको कवर करना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं 20%, अपन 15% थ्रेशोल्ड रख लेंगे या 20% थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि उससे ज़्यादा एरर किसी एक क्लास के लिए नहीं दे। तो ये सब आपको मार्क डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? 21, 27 और 58, 44%, 39% ये सब आपको मार्क डाउन करने पड़ेंगे। अब आप एक और चीज़ देख रहे हो कि ये देखो, सारे के सारे इमेजेस, आप ये 8 वाला कॉलम देखो, कि सारे के सारे इमेजेस कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बार 8 के साथ। ये 0 भी 23 टाइम 3% बार 8 के साथ कन्फ्यूज़ हो रहा है, 31% टाइम 8 के साथ कन्फ्यूज़ हो रहा है, 27% टाइम इसके 8 के साथ कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो लगभग सारे, जो भी लगभग सारे हैं एक्सेप्ट 7 के अलावा, लगभग सारे डिजिट्स 8 के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये भी आप मार्क डाउन कर सकते हो। अब एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को, पहले तो मैंने कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग में नॉर्मलाइज़ किया था। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पहले रोज़ के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने नॉर्मलाइज़ किया था। अब मैं कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग में नॉर्मलाइज़ करना चाहता हूँ। तो कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नॉर्मलाइज़ करना है, तो आपको नॉर्मलाइज़ ट्रू की जगह आपको ब्रैकेट पास कर दो। तो ये इसके अगेंस्ट नॉर्मलाइज़ करेगा, इसके अगेंस्ट, कॉलम्स के अगेंस्ट आपको नॉर्मलाइज़ करके दे देगा। तो मैंने इसको कॉलम्स के अगेंस्ट में नॉर्मलाइज़ किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
तो मतलब आप इसको कैसे रेट करेंगे? ईच एलिमेंट को यहाँ पे कैसे रेट करेंगे? तो जैसे कि आप ये 77% यहाँ देख रहे हैं, तो अगर ये कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में नॉर्मलाइज़ हुआ है, तो आप कैसे इसको पढ़ेंगे? तो आप देखेंगे जैसे ये 77% के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि ये 70 जो प्रेडिक्शंस कर रहा है, 77% पार एक्चुअली में वो 5 है। और इसको कैसे पढ़ेंगे? ये 8% को यहाँ पे जो कॉलम 8 रोज़ रोज़ 8 और कॉलम 5 में है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो एरर मेड बाय 5 इज़ 8% टाइम 8% टाइम एरर मेड बाय 5 मेड ऑन 5 इज़ एक्चुअली नो। तो अगर ये मैं क्या बता रहा था कि अगर ये 5 अगर 5 किसी क्लासिफ़ायर बोल रहा है कि किसी इंस्टेंस को बोल रहा है कि ये अगर ये 5 है, तो ये 8% क्या बताएगा कि अगर ये एरर है, अगर ये मिसक्लासिफ़ाई हुआ है 5 में, तो 8% इसके चांसेस है कि असल में 8 था और 2% चांस है कि असल में ये 6 होगा और 7% चांस है कि असल में ये 3 होगा। तो इसको ऐसे रेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और चीज़ दे देते हैं, इसको सैंपल वेट दे देते हैं कि ये सिर्फ़ एरर दे। एरर्स के बारे में बात करें तो सैंपल वेट्स यहाँ पे मैं डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। सैंपल वेट्स इक्वल टू सैंपल वेट्स, तो ये थोड़ा बता देगा। तो यहाँ पे 66% क्या हो सकता है कि कोई क्लासिफ़ायर बोल रहा है कि 7 है, 7 आउटपुट है, तो अगर ये एरर है, तो 66% चांसेस है कि असल में ये 9 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये कॉलम नॉर्मलाइज़ बाय कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नॉर्मलाइज़ बाय कॉलम ये होता है। तो इसमें भी आप कुछ इनसाइट्स मार्क डाउन कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई क्लासिफ़ायर बोलता है कि इसका प्रिडिक्शन 7 है, किसी क्लासिफ़ायर का प्रिडिक्शन अगर 7 है, अगर वो एरर अगर वो एरर है, अगर वो मिसक्लासिफ़ाई है, तो 66% चांस उसके क्या है वो असल में 9 है। तो 9 और 6, 7 के साथ कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। 9 और 4 के साथ भी कन्फ्यूज़न ज़्यादा है और वो भी 50-50% लगभग 50% कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। 50% कन्फ्यूज़न है और सबसे ज़्यादा हो रहा है 9 के साथ। यानी अगर कोई क्लासिफ़ायर बोल रहा है कि ये 4 है, तो चांसेस 56% है कि ये वो 9 होगा। 9 और 4 का कुछ करना पड़ेगा, 7 और 9 का कुछ करना पड़ेगा। तो वो सब मार्क डाउन आपको करना पड़ेगा कि ये मेरा इस टाइप का एरर है। अब उसको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे रिड्यूस करें। जैसे कि कुछ अप्रोचेज़ मैं बता सकता हूँ कि अपन और ट्रेनिंग डेटा सेट चाहिए। मैं और ट्रेनिंग डेटा सेट मोर ट्रेनिंग डेटा मोर ट्रेनिंग डेटा जिस पे ये एरर ज़्यादा दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते थे कि ये 4 और 9 पे एरर ज़्यादा दे रहा है। इस इमेज से आप देख सकते थे। यहाँ पे अ, और ये 7 और 9 में 11% एरर है। इसके ऊपर देखो 7 और 9 में 58% एरर है। यानी कि 7 जो मिसक्लासिफ़ाई 58% टाइम तो 9 में ही मिसक्लासिफ़ाई होता है अगर मिसक्लासिफ़ाई होता है। तो मैं ट्रेनिंग डेटा मुझे और डेटा चाहिए ट्रेनिंग डेटा। तो वो डेटा उसमें क्या हो, उस ट्रेनिंग डेटा में ऐसे डेटा हो जो तो 7 हो लेकिन 9 से 9 जैसे दिखते हो। तो 9 जैसे दिखते हो लेकिन 7 हो। बहुत हैंडराइटिंग ख़राब है तो किसी की हैंडराइटिंग तो ख़राब होती ही है। वो ऐसे लिखता है कि पता ही नहीं चला क्या लिखता है। तो असल में उसने 7 लिखा है तो ऐसा डेटा सेट चाहिए, वो एक्चुअली में 7 हो लेकिन 9 के आस-पास वाला 7 हो। तो उसका और डेटा सेट ट्रेनिंग को मिले ट्रे डेटा डेटा सेट मॉडल को मिलेगा, तो वो मॉडल लर्न करेगा कि और डेटा सेट से और लर्न करेगा डिस्टिंग्विश करना कि ये 7 है, नहीं कि ना कि 9। तो वैसे ही मोर ट्रेनिंग डेटा सेट अलग-अलग टाइप के डेटा सेट और डेटा सेट कौन-कौन से डेटा सेट चाहिए, वो आप देख सकते हो। यहाँ से देख सकते हो, ऊपर से भी देख सकते हो। मैं इससे मुझे ज़्यादा आइडिया आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
अब ये भी देख सकते हैं 4 भी 9 के साथ कर रहा है, तो 4 वाला भी डेटा सेट 4 9 का डेटा सेट भी लाओ। और ये 9 4 का तो बोल ही लिया था और 9 7 का भी बोल दिया था। और 39% 8 किसके साथ अगर मिसक्लासिफाई हो तो 39% तो 5 के साथ है, तो 8 3 का भी यहाँ पे डेटा सेट लाओ। और एक और अप्रोच है कि आप एक एल्गोरिदम एल्गोरिदम बनाओ जो कि डिटेक्ट करे नंबर ऑफ जो कि डिटेक्ट करे नंबर ऑफ सर्कल सर्कल इन इमेज। जैसे कि आप 8 देखते हो, 8 में कितने सर्कल है? 2 सर्कल है। और 6 में कितने सर्कल है? 1 सर्कल है। तो आपका पास एक ऐसा एल्गोरिदम बनाओ कि वो नंबर ऑफ सर्कल डिफाइन कर ले। नंबर ऑफ सर्कल उसमें पता लगा ले कितने सर्कल है। जैसे कि आप 5 में तो एक भी सर्कल नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें कितने सर्कल है। और उस उस एल्गोरिदम के आउटपुट को फीचर में ट्रेनिंग डेटा में इंक्लूड कर लो। तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो उसको ये भी मिल जाएगा कि कितने कितने सर्कल है। सर्कल के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाएगा कि वो 8 है या 6 है या 9 है। अगर नंबर ऑफ सर्कल बिल्कुल 0 ही है, जैसे कि 0 सर्कल किस में हो सकता है? 0 सर्कल 1 2 3 4 4 में सर्कल नहीं होता है। 5 6 6 में 1 सर्कल है। 7 और तो इन सब में सर्कल नहीं है। अगर 1 सर्कल होगा तो चांसेस क्या होगा कि ये 6 होगा या 9 होगा। अगर 2 सर्कल होगा तो ये 100% 8 होगा। तो ऐसा कुछ एल्गोरिदम आप बना लो और उस एल्गोरिदम का आउटपुट जो होगा, आउटपुट वो ट्रेनिंग डेटा सेट में डाल दो और फिर उसको ट्रेन करो। सब कुछ हो सकता है कि इम्प्रूव हो जाए। और तीसरा तरीका है डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेशन तो डेटा ऑगमेंटेशन में क्या होता है? ये अप्रोचेज़ मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब कि आप भी को भी सोचना पड़ेगा इंडिविजुअली कि मुझे क्या करना है। तो डेटा ऑगमेंटेशन तो बहुत बहुत मोस्ट पॉपुलर है। डेटा ऑगमेंटेशन इमेज के साथ काम करते हैं, तो डेटा ऑगमेंटेशन बहुत पॉपुलर मेथड है। डेटा ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि आप जनरेट करते हो खुद का डेटा सेट, जो कि थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेड उसका चेंज होता है, ओरिएंटेशन चेंज होता है, वो थोड़ा ज़ूम होता है। जैसे कि आप कोई 5 लिखा हुआ है, ऐसे 5 लिखा हुआ है, 5 तो उसको आप थोड़ा ज़ूम करोगे तब भी वो 5 ही होगा और उसको थोड़ा श्रिंक करोगे तब भी वो 5 ही होगा। उसको थोड़ा मोड़ दोगे, टिल्ट कर दोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, तब भी वो 5 होगा। और थोड़ा अप कर दोगे, अप साइड शिफ्ट कर दोगे तब भी वो 5 ही होगा। तो आप ऐसे ही शिफ्ट करके, रोटेट करके, ज़ूम करके, श्रिंक करके नया डेटा सेट जनरेट कर सकते हो। तो तो वो शिफ्टेड शिफ्टेड को भी लर्न कर लेगा। शिफ्टेड और अलग-अलग ओरिएंटेशन के साथ आपका मॉडल लर्न कर लेगा कि ये 5 है या नहीं है, कौन-सा डिजिट है। तो ये भी एक मेथड होता है। तो डेटा ऑगमेंटेशन यही होता है। तो इमेज के साथ काम जो भी कर रहा होता है वो डेटा ऑगमेंटेशन करता ही करता है। तो आप तीसरा मेथड लगा सकते हो डेटा ऑगमेंटेशन का। उससे नए डेटा सेट भी जनरेट होते हैं, अपने ट्रेनिंग डेटा का साइज़ भी बढ़ेगा। ट्रेनिंग डेटा का साइज़ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि अपना मॉडल का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा होगा, जैसे कि अपने पास 70,000 थे, हमने अब 70,000 का मैं ईच इमेजेज़ के मैंने एक तो रोटेटेड वन कर लिया, एक तो राइट रोटेटेड, एक लेफ्ट रोटेटेड, एक अप शिफ्टेड, एक डाउन शिफ्टेड और एक ज़ूम, एक श्रिंक। एक इमेज से मैंने 6-6 ऑगमेंटेड इमेज बना लिए मैंने। अब वो अपने ट्रेनिंग डेटा सेट कितना बढ़ा लिया। पहले 70,000 था, अब मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट को 6 7 7 इंटू 6 कर दिया। यानी कितना 42 के करीब आ जाएगा। तो 42,000 यानी कि 42 420 के करीब अपने पास ट्रेनिंग डेटा सेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो अपना
मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। तो और भी अप्रोचेज़ हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये मोस्ट कॉमन अप्रोचेज़ तो मैंने बता भी दिया। ऐसा भी कर सकते हो, मोर ट्रेनिंग डेटा लगा सकते हो। तो पहला अप्रोच तो ये था एरर एनालिसिस का। दूसरा अप्रोच क्या है? एक और अप्रोच होता है, दूसरा अप्रोच, ये मोस्ट कॉमन अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है कि इंडिविजुअली एक्स कि इंडिविजुअली इंस्पेक्ट करो एरर्स को। इंडिविजुअली एरर को देखो कि क्यों ये एरर दे रहा है। जैसे कि आपने 3 और 5 का एरर देखा। ये यहाँ पे इसको इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 7 और 9 का एरर देखा, तो आप जाके चेक करो कि ऐसा क्यों कर रहा है? 7 और 9 में इतना कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा है? 7-9 में इतना क्यों क्यों कन्फ्यूज़ हो रहा है? तो वो चेक करो। आप वो सारे डेटा सेट को प्लॉट करो पहले, कि सारे जो कि जो 7 उस डेटा सेट को प्लॉट करो, जो 7 है, लेकिन प्रेडिक्ट किसमें हो गए? 9 में प्रेडिक्ट हो रहा है हो गए हैं। तो उस डेटा सेट को आप चेक करो, जो 7 है और 9 में प्रेडिक्ट हो गया है, और देखो कि कैसा है, क्यों एरर आ रहा है। तो उसमें आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हैंडराइटिंग ही खराब थी, या मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। तो अगर ऐसा नॉइज़ ज़्यादा है, तो आप या तो उस डेटा सॉर्ट को उस नंबर को ड्रॉप ड्रॉप कर दो, या नॉइज़ को रिमूव करो। तो इंडिविजुअली इंस्पेक्शन भी दूसरा अप्रोच होता है। तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये अलग-अलग होता रहता है, वो आपको करना पड़ता है। इंडिविजुअल एरर इंस्पेक्शन, ये दूसरा अप्रोच। तो ये रहा एरर एनालिसिस। आई थिंक इतना बहुत है। इतने में आप किसी भी क्लासिफ़ायर का आप एरर एनालिसिस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन नेक्स्ट वन। एक और बात आपको बतानी थी, क्योंकि ये इमेज है, इमेज का हम क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं। तो आजकल मॉडल से कन्वेंशनल मॉडल से अपन क्लासिफ़िकेशन नहीं करते हैं। आजकल न्यूरल नेटवर्क यूज़ में लिया जाता है। स्पेशली CNN यूज़ में लेते हैं अपन, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है इमेज क्लासिफ़िकेशन के लिए। तो ये तो हम सिर्फ़ सीखने के लिए कर रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क को भी मैं कवर करूँगा, लेकिन ये वो करीब 2-3 महीने बाद कवर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप ये सब देख लेना वापस से और प्रैक्टिस भी करते रहो। तो थैंक्स।